इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव आना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर मुझे एक फ्लॉ लगता है। देखो, हमको सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है। जो बच्चे हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी तो है ही, बाय डिफ़ॉल्ट सबके अंदर है, सिर्फ उस क्यूरियोसिटी को सही डायरेक्शन देनी है। एक चीज़ है जो हमारे इंडिया के स्कूलों में नहीं हो रही है, अगर हो जाए तो आई बिलीव जो नज़ारा है इंडिया का वो बदल जाएगा। अगर वीक में एक दिन क्वेश्चन देकर छोड़ दो, उनको बोलो जैसे पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है, या फिर लोग जो रेड लाइट पर खड़े हैं और हॉर्न बजा रहे हैं, बिना फालतू में हॉर्न बजा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, तब भी इसका सॉल्यूशन क्या है उनको बोलो, बताओ क्या है सॉल्यूशन। ऐसे एक प्रॉब्लम पर डिस्कशन हुआ, ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन होगा, ऐसे महीने में टॉपिक्स हो गए 4। इस तरह से अगर हम बच्चों को सोचने पर मजबूर कर दें तो आने वाले टाइम में इनके आगे डिसीज़न आएगा, आना ही आना है कि हमें सिगरेट पीनी है या नहीं पीनी। उनकी प्रॉब्लम्स हम उन्हीं से क्यों ना सॉल्व करवाएं, बजाय ये बोलने के कि तुमको पीनी है कि नहीं पीनी, तुमको ये काम करना है कि नहीं करना। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी को एक एंगल दिया, मतलब कि उनको एक टॉपिक दिया कि सिगरेट पीना बुरी बात है, ये सबको पता है, फिर भी जो कॉलेज में लड़के लड़कियां हैं वो सिगरेट पीते हैं, क्यों पीते हैं, बस बोल करके चुप हो गए। अब आधे घंटे का पीरियड उनके पास है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है कि वो सिगरेट ना पिएं? पूछो उन बच्चों से, वो आइडियाज़ देंगे, और ऐसे आइडियाज़ होंगे वो जो कमाल के होंगे, वैसा कोई सोच भी नहीं सकता होगा, क्योंकि वो फ्रेश होंगे। बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे उनकी सोचने की पावर्स डेवलप हो रही हैं, उनकी रीजनिंग कैपेसिटी डेवलप हो रही है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं और उनकी इमेजिनेशन पावर्स भी बढ़ रही हैं। वो सॉल्यूशन बताएंगे और उन सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ भी हो सकते हैं, इनोसेंट से आइडियाज हो सकते हैं। अब क्या हुआ, इससे उनके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ गया। उन बच्चों को ये लगा कि अब सारे अचीवर बन गए, अब उनके बीच टीम वर्क भी आ गया, जो करेंगे सारे मिलकर करेंगे। तो सबके अंदर क्या आया, जो रिवॉर्ड मिला वो भी सबको मिला। अब इससे सबका फ़ायदा हो रहा है, और अगर हफ्ते में एक दिन नहीं भी हो पा रहा है तो महीने में एक दिन कर लो। अगर इस तरह से बच्चे आगे बढ़े अगले कुछ सालों तक, और ऐसे हर एक साल में 12 सेक्शन हो रहे हैं, तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, तो ये बच्चे जब स्कूल से निकलेंगे तो यह दुनिया कैसी होगी, कैसा माइंड होगा उन बच्चों का। अब हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंज आए हैं आफ्टर 34 इयर्स। आइए मैं आपको बताती हूँ वो चेंजेस क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, नो लैंग्वेज बैरियर। मैंने एक जगह पढ़ा था कि 100 ट्राइबल चिल्ड्रन में से सिर्फ 20 हाई स्कूल तक पहुँचते हैं, और उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है वो है लैंग्वेज। अब 5th क्लास तक ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज अपनी मदर टंग में पढ़ सकते हो। इसकी वजह से बहुत से रूरल एरियाज़ में एनरोलमेंट्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट्स कम होंगे। पॉइंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है। इसका मतलब जो कई सालों से ब्रॉडर देखते आए हैं ना, फिजिक्स और साइंस के बीच में, वो ब्रॉडर खोले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो मुझे नज़र आता है, बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि डिज़ाइन इंजीनियर बनना है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब तक इसके बारे में कोई तरीका नहीं है। अब एक स्टूडेंट फिजिक्स ले सकता है, लेकिन साथ में माइनर सब्जेक्ट में कोई और आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, तो वो फिजिक्स भी समझ रहा है और साथ में अपनी आर्टिस्टिक सेंस को भी इम्प्रूव कर रहा है। अब कई जगह क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज होगी, क्रिएटिव थिंकिंग इंप्रूव होगी, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, डिज़ाइन सेंस इंप्रूव होगी। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ बच्चा अपने गोल के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करेगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल पाएगा। लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो है काउंसलिंग। अगर बच्चे को पता नहीं है कि उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या सही है और उसको क्या करना है, तो वह राइट सब्जेक्ट्स कभी चूज़ ही नहीं कर पाएगा और चेंज नहीं आ पाएगा। तो गवर्नमेंट को काउंसलिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। हमारी कंट्री में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। जब वो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो उस करियर में, उस फील्ड में उनका स्कोप ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। जो टाइम लगाया वो वेस्ट, जो फीस लगाई वो वेस्ट, डिग्री मिलती नहीं, आगे बढ़ नहीं पाते। अब अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई बीच में छोड़ देता है और वापस उसको रिज्यूम करना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो कर सकता है। मतलब 4 साल की पढ़ाई में 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो वो वापस 3rd ईयर और 4th ईयर तो कंप्लीट कर सकता है। इस चीज़ को एक्सिक्यूट करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटली उसका सारा रिकॉर्ड होगा, सारे मार्क्स होंगे। इस चीज़ से ओवरऑल एनरोलमेंट से फ़र्क आएगा, बहुत से लोगों का सपना जो बीच में रह जाता है वो पूरा होगा। 4th पॉइंट, सिंगल रेगुलेटर।
इसमें अब क्या होगा, लीगल और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को छोड़कर बाकी सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यानी कॉलेजेस एक ही बॉडी के अंदर आएंगे, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर अलग अलग वर्टिकल्स होंगे। अब कुछ कंट्रीज़ में ये सिंगल रेगुलेटर फॉर्मूला बहुत सक्सेसफुल रहता है, लेकिन इंडिया के अपने स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो टेक्निकल कोर्सेज पॉपुलेशन के साथ कैसे होगा, कितना ईज होगा, कितना वेल एजुकेटेड होगा, ये देखना होगा। सो फिफ्थ पॉइंट इज़ वोकेशनल एजुकेशन। स्पेशली हमारे देश में जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो बहुत ज़रूरी है, बच्चा सिर्फ ठप्पा नहीं ले रहा है कि पढ़ रहे हैं किताबें घोट रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो स्किल्स में इम्प्रूव करे। तो अब क्या होगा, 6th क्लास से बच्चे के पास वोकेशनल सब्जेक्ट चूज़ करने की ऑप्शन है। चाहे तो 6th क्लास से बच्चा कोडिंग सीख सकता है, पोट्री सीख सकता है, कोई स्पेसिफिक वोकेशनल स्किल पर काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। इन चीज़ों पर बढ़ावा मतलब बैग का लोड, किताबों का लोड कम करके कोर कॉन्सेप्ट्स पर काम किया जाएगा, और एक बैगलेस पीरियड भी होगा जहाँ पर बैग नहीं ले जाना होगा। इस तरह की चीज़ों में जाना, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी, स्किल इंक्रीज होंगे। 6th पॉइंट इज मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड्स के मेकओवर की बात भी की जा रही है। शर्मा जी के बेटे के कितने मार्क्स आए, वर्मा जी का लड़का किस रैंक पर आया है, मतलब कि स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ का जिक्र भी हो सकता है मार्क्स के अलावा। रिपोर्ट कार्ड में इससे कंपैरिजन से छुटकारा हो सकता है और पैशन को इंकरेजमेंट मिल सकती है, बढ़ावा मिल सकता है। 7th पॉइंट, रिवैम्प बोर्ड एग्जाम्स। इस एजुकेशन पॉलिसी में एक पॉइंट बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर भी है कि कैसे बोर्ड एग्जाम्स में जो फोकस है वो रटने के ऊपर, स्किल्स के ऊपर किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अलग अलग कर दिए जाएं, या हो सकता है सेमेस्टर वाइज सिस्टम कर दिया जाए, तो कुछ चेंजेस बोर्ड एग्जाम्स के स्ट्रक्चर में भी आएंगे। 8th पॉइंट, डिजिटलाइजेशन। ये तो है, टीचर फिजिकली हर जगह नहीं पहुंच सकता। एक एक्सपर्ट एक शहर में रह रहा है तो वो अब हर शहर में नहीं पहुंच सकता, लेकिन डिजिटली वो गांव-गांव में पहुंच सकता है, घर-घर में पहुंच सकता है। इस चीज़ पर भी फोकस हो रहा है कि छोटे-छोटे गांवों तक डिजिटल एजुकेशन कैसे पहुंचाई जाए, रीजनल लैंग्वेज में पहुंचाई जाए। जो बच्चे फिजिकल चैलेंज हैं उनके लिए डिजिटली ऐसे एजुकेशन दी जा सकती है, एडल्ट लर्निंग कैसे दी जा सकती है, ऐप्स की बात भी की गई है। 9th पॉइंट, लोक विद्या। लोक विद्या मतलब कि हमारी कंट्री की कल्चर और हेरिटेज से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर एजुकेशन। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री की हैं, हैंडलूम हो सकता है, खादी हो सकता है, कुछ आर्ट है जो फिशरमैन के पास है, कुछ आर्ट है जो यहाँ के फार्मर्स के पास है, तो उसको आगे लाया जाएगा। हम सिर्फ बाहर की चीज़ें कॉपी ना करते रहें, यहाँ के जो सालों से चली आई चीज़ें हैं उनको एजुकेशन की फॉर्म में बच्चों को बताया जाएगा। 10th पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। 2040 तक हर इंस्टीट्यूट को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि कोशिश में भी इंस्टीट्यूट जिसमें 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं उसको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा। 2030 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ज़रूर होगा। और ये भी कहा जा सकता है कि 2018 में जो 26% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो थी वो 2035 में इंक्रीज़ करके 50% का टारगेट है। एक और पॉइंट जिसको हम भी इग्नोर नहीं कर सकते और ये पॉलिसी भी बिल्कुल नहीं कर सकती, वो है फीस के ऊपर नज़र रखी जाए। इसीलिए हर इंस्टीट्यूट को नॉट फॉर प्रॉफिट की तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसको रेगुलरली ऑडिट किया जाएगा। इस तरह के मेजर से फीस के ऊपर भी एक चेक रहेगा।